गुड इवनिंग ऑल। देखिए यूटेट का ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जिसमें कि पेडागोजी का सारा कंटेंट आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंसरी मेमोरी इज़ ऑल्सो नोन एज, सेंसरी मेमोरी को आप क्या कहते हैं? आपको मैंने मेमोरी पढ़ाया हुआ है। मेमोरी क्या होता है, मेमोरी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मेमोरी के टाइप्स अलग अलग कैटेगरी में आपको सब समझाए हुए हैं। तो सेंसरी मेमोरी को हम इमीडिएट मेमोरी भी कहते हैं। तो आई थिंक ये आप लोगों को याद होगा, इमीडिएट मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, ये टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग इनके नाम रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस? ठीक है, निम्न में से कौन सा एक कथन सृजनात्मकता एवं बुद्धि के संबंध में सही है? ये इसका हिंदी अनुवाद है। ठीक, द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज़ पॉजिटिव। ठीक है, होती है। इंटेलिजेंस डज नॉट इंश्योर क्रिएटिविटी, ये थोड़ा सा अभी डाउटफुल है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जब इंटेलिजेंस होगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्रिएटिव माइंड व्यक्ति का होता ही है। क्रिएटिविटी टेस्ट इन्वॉल्व्स डाइवर्जेंट थिंकिंग वेयर एज इंटेलिजेंस टेस्ट इन्वॉल्व्स कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो मुझे लगता है कि इसमें आपके तीनों ही ठीक होने चाहिए। वैसे ऐसा नहीं है, इंटेलिजेंस टेस्ट में भी हम डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट दोनों को ही सही मानते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसको आप देख लीजिएगा बाद में। फ़िलहाल थोड़ा सा मैं आपको इनके बीच में जो रिलेशन है वो बता देता हूँ। क्रिएटिविटी क्या होती है आप जानती है। क्रिएटिविटी में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि यहाँ पर हमें कुछ नोवेल करना होता है, हमें कुछ नया सा करना होता है जो अभी तक ना हुआ हो। साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि जो भी क्रिएटिव पर्सन होगा उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस होगी वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, वो एक ही समस्या को अलग अलग समाधानों के साथ जोड़ सकता है। ठीक है, इंटेलिजेंस में भी ऑलमोस्ट ये होता है। इंटेलिजेंस में आपका दोनों ही चीज़ें आती हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग दोनों ही यहाँ पर इंक्लूड होती है। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि इंटेलिजेंस जो है वो क्रिएटिविटी को अपने साथ लेते हुए चलता है। हाँ, कहीं कहीं पर आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि एकेडमिक एक्सलेंस डज नॉट इंश्योर क्रिएटिविटी। मीन्स कि कोई बच्चा एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है तो वो क्रिएटिव होगा, ये ज़रूरी नहीं है। बट इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का तो आपस में संबंध है ही। तो इसके अकॉर्डिंग मैं फिर से कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको आप एक बार और कंफर्म करेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये तीनों ही आपके सॉरी, तीनों ठीक नहीं होंगे आपके। थर्ड वाला सही नहीं माना जाएगा, इसमें आपके फर्स्ट और सेकंड ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, यहाँ से हो नहीं रहा है ये। ठीक है, इसमें आपका ये ए वाला ठीक हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये क्रिएटिविटी टेस्ट इन्वॉल्व डाइवर्जेंट थिंकिंग वेयर एज इंटेलिजेंस टेस्ट इन्वॉल्व कन्वर्जेंट थिंकिंग बोल रहा है। तो थर्ड वाला कहीं ना कहीं थोड़ा इनकरेक्ट जैसा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट जैसा है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डाउट रहता है, क्योंकि अलग जो साइकोलॉजिस्ट है उनका अलग अपना मत है। आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह मुख्य विशेषता किस अधिगम की होती है? तो आप जानते ही हैं कि रिवॉर्ड प्ले अ सिग्निफिकेंस रोल इन लर्निंग। कौन कहता है ऐसा? ठीक, व्यवहारवादी बोलते हैं, यानी कि ये आपका हो जाएगा। वैसे स्किनर हल, क्लार्क हल का आपने शायद नाम पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, क्योंकि बीएड के सिलेबस में तो है नहीं। और थॉर्नडाइक भी पार्शली रिवॉर्ड की बात करते हैं। तो ये बिहेवियरिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट हैं या व्यवहारवादी विचारधारा इसको स्वीकार करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नकारात्मक पुनर्बलन का क्या अर्थ होता है? नेगेटिव रेनफोर्समेंट। देखिए, रेनफोर्समेंट जो टर्म है वो दिया है आपका क्लार्क हल ने। याद रखिएगा आप लोग कि जो टर्म है वो दिया है हल ने। अगर ये पूछा जाता है आपसे कि हु कॉइन्ड द टर्म रेनफोर्समेंट, तो क्लार्क हल आएगा आपका। ठीक है, अब क्लार्क हल कौन है, क्या है, ये सेपरेट वीडियो है, उस पर आप अभी चर्चा नहीं करते हैं, वो आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। ठीक, लेकिन रेनफोर्समेंट के शेड्यूल्स जो है, शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट की रेनफोर्समेंट किस तरीके से दिया जा सकता है, इस पर जो अपना स्टेटमेंट दिया है वो दिया है आपका किसने? स्किनर ने, बीएफ स्किनर ने। आप जानते हैं रेडिकल बिहेवियरिज्म का प्रोफाउंडर कहा जाता है उनको। ठीक है, अच्छे व्यवहारवादी माना जाता है। तो नकारात्मक पुनर्बलन और सकारात्मक पुनर्बलन करके दो बताए हैं उन्होंने। सकारात्मक पुनर्बलन में वो ये कहते हैं कि अगर आपको किसी बच्चे का कोई काम बहुत अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि बच्चा वो काम बराबर करे, जैसे कि बच्चा आकर के आपको प्रणाम करता है, आपको सम्मान देता है और आप चाहते हो वो सम्मान देता रहे, तो आप उसके द्वारा दिए गए सम्मान को स्वीकार करते हुए उसे शाबाशी, कोई इनाम,
कुछ भी दे सकते हैं। मतलब किसी भी अच्छे व्यवहार को निरंतर बनाए रखने के लिए हम बच्चे को पुरस्कार देते हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं हम, वो है सकारात्मक पुनर्मन। ठीक है। अब आते हैं नकारात्मक पुनर्मन। तो नकारात्मक पुनर्मन की आवश्यकता कब पड़ती है? कभी बच्चा कुछ ऐसा व्यवहार करता है जो कि आपको पसंद ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा सिगरेट पीना शुरू कर देता है, तो आप चाहेंगे कि वो छोड़ दे। आपका बच्चा गालियाँ देना शुरू कर रहा है, गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, आप चाहेंगे वो ऐसा करना छोड़ दे। उसके लिए आप नकारात्मक पुनर्मन देते हैं। ठीक है। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि स्किनर ने साफ साफ ये बात कही है कि नेगेटिव रेनफोर्समेंट को कभी भी पनिशमेंट के इक्वल ना समझा जाए, क्योंकि दोनों में डिफरेंस होता है। पनिशमेंट में बच्चे को फिजिकली हर्ट करते हैं, ठीक है, जबकि नेगेटिव रेनफोर्समेंट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, वहाँ पर हम बच्चे को मोटिवेशनल वे में समझाते हैं। ठीक, तो देखिए नकारात्मक पुनर्मन का अर्थ क्या है? कोई भी उद्दीपन प्रस्तुत ना करना, ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि उद्दीपन प्रस्तुत तो करेंगे तभी तो पुनर्मन होगा। ठीक है। अप्रिय उद्दीपन प्रस्तुत करना, प्रेजेंटिंग एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस। ठीक है। और दंड देना इसका मतलब नहीं होता, मैंने पहले ही बोला है आपको। ठीक है। तो ए और सी तो यहाँ से हटा दीजिए आप। अप्रिय उद्दीपन को समाप्त करना, हम अप्रिय यानी कि अनप्लेजेंट स्टिमुलस को नहीं गायब कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? व्यवहार को गायब कर रहे हैं। बच्चे का व्यवहार है सिगरेट पीना, गाली देना, हम उसको दूर करना चाह रहे हैं। व्यवहार क्या है आपका? रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, उसे हम हटाना चाह रहे हैं, तो हम कह देंगे अप्रिय उद्दीपन प्रस्तुत करेंगे जो बच्चे को पसंद ना हो। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा सिगरेट पीता है, आपने बच्चे की पॉकेट मनी बंद कर दी, आपने उसको पनिशमेंट थोड़ी दिया, हालांकि इट इज़ अ काइंड ऑफ पनिशमेंट, बट फिर भी आपने उसको ना मारा ना पीटा ना कुछ कहा, आपने उसकी पॉकेट मनी बंद कर दी, ऑटोमेटिकली उसका वो जो एडिक्शन है वो दूर होने की संभावना रहेगी। ठीक है। बच्चा गालियाँ देता है, अपशब्द बोलता है, आपने बच्चे का उसके दोस्तों के साथ जाना बंद कर दिया जहाँ पर वो ऐसा सीख रहा था, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका वो कम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा अप्रिय उद्दीपन देना, यानी कि प्रेजेंटिंग एन अनप्रेजेंट स्टिमुलस। देखिए मैं थोड़ा स्लोली चल रहा हूँ, क्योंकि आप जानते ही हैं कि डिस्कशन भी करना ज़रूरी है। जो आप पढ़ चुके हैं क्या वो आपको याद भी है नहीं है? अभिक्रमित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? प्रोग्राम लर्निंग। सबसे पहले तो प्रोग्राम लर्निंग होती क्या है? प्रोग्राम लर्निंग का जो कंसेप्ट है वो ऐसा माना जाता है कि 1954 में बी.एफ. स्किनर द्वारा दिया गया था। तो बी.एफ. स्किनर इज़ अ प्रोफाउंडर ऑफ प्रोग्राम लर्निंग। ठीक है। प्रोग्राम लर्निंग के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, एंड देन आपका मैथमेटिक्स वगैरह काफ़ी कुछ होता है आपका। तो वो अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। जब आप एलटी की तैयारी करेंगे पेडागोजी में, वहाँ पर आपको वो पढ़ना ज़रूरी रहता है। तो किसने दिया है? आप जानते हैं कि बी.एफ. स्किनर ने। अब आप ये चेक कर लो कि ये जो नीचे ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है वो बी.एफ. स्किनर को टच करता है। ठीक है। तो देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया है उनने, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, समझ में आ रहा है? तो बी.एफ. स्किनर का ही तो है ना ऑपरेंट कंडीशनिंग, अगर आपने पढ़ा है तो याद होगा। तो अभिक्रमित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग पर आधारित है। सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया है इन्होंने, इसको घुमाया, लेकिन जिसने पढ़ा होगा अच्छे से वो इसको कर लेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रश्न आपका, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्र को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र किस नियम का पालन करे? देखो, बच्चे को आपने प्रश्न करवाए, यानी कि आपने बच्चे को पढ़ने के लिए रेडी किया, तो 3 लॉ होते हैं प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग जो कि थॉर्नडाइक ने दिए हैं। अब मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा जिसने नहीं पढ़ा है अभी तक। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस या एक्सरसाइज, एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ रेडीनेस में हम बच्चे को जो पढ़ाना चाह रहे हैं उसके लिए हम बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करते हैं। ठीक, फिर बच्चा वो पढ़ता है। जब बच्चा उस विषय को पढ़ लेता है तो थॉर्नडाइक का ऐसा मानना है कि पढ़ने से ही सिर्फ लर्निंग नहीं होती, बच्चे को निरंतर उसका अभ्यास करते रहना पड़ेगा। तो आता है लॉ ऑफ प्रैक्टिस। बच्चा जब किसी विषय को पढ़ने के बाद अभ्यास करता है तो इट मीन्स वो सीख रहा है, और जब वो सीख चुका है उसके बाद फिर हम उसको एक रिवॉर्ड देते हैं जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, अगर पढ़ने के बाद वो जो नॉलेज है बच्चे के काम आ रहा है, उसको हेल्प मिल रही है, तो उसको क्या मिलेगा बताओ? उसका जो लॉ ऑफ इफेक्ट है ना, तो इफेक्ट कैसे मिल रहा है? पॉजिटिव इफेक्ट मिल रहा है उसको। तो इट मीन्स वो दोबारा से पढ़ने की कोशिश करेगा और उसको अच्छा लगेगा। और अगर उसने बहुत कुछ पढ़ा और वो एग्ज़ाम में आया ही नहीं, तो फिर वो एक प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ये लॉ ऑफ इफेक्ट, सॉरी, लॉ ऑफ लर्निंग भी डिस्कस किया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं प्रीवियसली, बहुत डिटेल में समझाया है वहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चा पढ़ने के बाद प्रयास कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा आपका? ये अभ्यास का नियम कहलाएगा।
हालांकि यहाँ पर तो इन्हें 2 ही नियम दिए हैं, रेडीनेस और एक्सरसाइज के, बाकी 2 तो है ही नहीं, ठीक। तो अभ्यास करने में कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज आपका हो जाता है। आई होप समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से बाकी भी कुछ वीडियोस में कंटिन्यूसली आज ही की डेट में कम से कम 7 से 8 वीडियोस आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग उसको देखें और अपना जो रिवीजन है वो कंफर्म कर सकें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लर्निंग? व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम है, ठीक है। लर्निंग इज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ये देखो, लर्निंग कंसेप्ट को लेकर के एक बहुत अच्छा, मैं अच्छा नहीं कह सकता अपने आप से, ठीक है, लेकिन एक बेहतर वीडियो मैंने शेयर किया है जो कि मेरी लाइव क्लासेस का है। उसमें कंप्लीट लर्निंग का मतलब क्या होता है वो समझाया हुआ है। उसमें कोई प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग नहीं है, लॉ ऑफ लर्निंग नहीं है, ठीक, कुछ नहीं है उसमें। सिर्फ लर्निंग को ही एक्सप्लेन किया है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है। वहाँ पर आपको ये सब स्टेटमेंट दिख जाएंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन उससे बहुत अच्छे से आप लोग कर लेंगे, ठीक। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको पता लगाना है। तो व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम होता है, ये तो हम सब जानते ही हैं, ठीक है। तो पहला वाला करेक्ट हो गया आपका। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको 4 में से 2-3 करेक्ट दिखते हैं, तो आपको बेस्ट आउट ऑफ 4 या 3 आपको सिलेक्ट करना होता है। अधिगम में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित रहता है, बिल्कुल रहता है, ठीक है। ये भी इसका सही आंसर है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है। लर्निंग इज एन इन्फ्रेड प्रोसेस एंड इज डिफरेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस, ठीक है। अधिगम में हमारे अनुमान का भी असर रहता ही है। तो ठीक है, ये तीनों के तीनों आपके ठीक हो जाते हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि इसके लिए आप जो हमारा लर्निंग का जो वीडियो है जिसमें नेचर ऑफ लर्निंग ये मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये बहुत बढ़िया वीडियो बना है, वो लाइव क्लास का ही है, तो आप उसको कर लीजिएगा। इसका आंसर होता है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो आई थिंक अभी मैं सिर्फ छोटा सा ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप इसको देखें, समझें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर इसके बाद आने वाले सारी ही वीडियोज़ आप देखिए। कुछ वीडियोज़ में मैं डिटेल डिस्कशन करूँगा, कुछ को मैं थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली लेके चलूँगा जहाँ पर फैक्चुअल पूछा रहेगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैं इसके बाद आपके यहाँ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। अभी थोड़ा समय कम है और तो मैं अभी यहीं पर होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। देन जल्दी से मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ बना करके यूट्यूब में डाल देता हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ओके देन, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ गुड डे।